बीपीएससी के द्वारा जो टीचर भर्ती की परीक्षा ली गई थी, टायर 1 फेज 7 का जो पहली बार लिया गया था सितंबर अक्टूबर महीने में, उसका जो पेपर 4 था हिस्ट्री सब्जेक्ट का 11 क्लास 11 12 के लिए, उसका हम इस वीडियो में क्लास 1 से 40 तक के क्वेश्चन देखेंगे, जो एक तरह से 11 और 12 के लिए सभी पेपर के लिए कॉमन है। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 5। तो इसको आप हिंदी में भी देख लीजिएगा, उस मैथ है और ये सब है, तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। मैं इसको नॉर्मली इंग्लिश का ही सॉल्व करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ज़्यादा। जैसे क्वेश्चन है हिंदी में, 3 अंकों की कितनी संख्या है 5 से विभाज्य है। तो देखते हैं, इंग्लिश में ही देखेंगे इस वीडियो में, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। तो 3 डिजिट नंबर जो होता है कहाँ से शुरू होता है, 100 से, और जाता कहाँ तक है, 999 तक। तो इस दोनों के बीच में हमें 5 से डिविजिबल जो है डिवाइड किया जा सकता, उसी को पूछना। तो 100 5 से डिवाइड हो सकता है, पर ये नहीं होगा। तो कौन सा होगा, इसे 4 माइनस 9 9 5। तो ये लास्ट 9 9 5 3 डिजिट नंबर, तीन डिजिट का ये नंबर 9 9 5 है, वो 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको एक फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1/d। ये एपी का फॉर्मूला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है। मतलब इसमें एन मतलब लास्ट नंबर क्या है, 9 9 5, और पहला नंबर क्या है, 100, और हमें एन निकालना है। नंबर हाउ मनी मतलब नंबर ही निकालना है, एन निकालना है। और डिफरेंस क्या था, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब एक के बाद दो, मतलब 100 के बाद कौन सा नंबर हो जो 5 से डिविजिबल होगा, 105। मतलब सबके बीच में गैप जो आएगा ना, 5 का आएगा। तो यहाँ पे 5 डाल देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए। 9 9 5 माइनस 100 इक्वल टू एन माइनस 1 5। ये हो जाएगा 8 8 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। इसको काटिए, 17 5 85, और ये आ गया 85 3 35, और 17 5 85 4 45 9 5 45। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 179। तो n जो हमें निकालना है, हाउ मनी नंबर्स, तो 179 प्लस 1, इसका आंसर 180 आ जाएगा आपका। तो इसका देखिए क्या आएगा, पहला टर्म है, इसको कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 2 1 3/2। दूसरा आ जाएगा 4/3। ऐसे करते करते जाइए, ये आ जाएगा 121/120, फिर 120/119। ऐसे देखिए, ऊपर का 3 से स्टार्ट होकर पूरा जाएगा 121 तक, नीचे वाला 2 से स्टार्ट होगा 120 तक जाएगा। तो इसमें यही है, अल्टरनेट टर्म कटता जाएगा, मतलब 3 इससे कट जाएगा, 4 इधर नीचे होगा, 120 इससे कट जाएगा, 119 इधर से कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 121 बचेगा, और नीचे में 2 बचेगा। तो 121/2, तो ये आ जाएगा आपका, इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा 200 किलोमीटर है। उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो सकता है हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉब्लम पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, पर हिंदी में ही पढ़ लेते क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। तो क्या देखा है, दिल्ली और आगरा के बीच दूरी है 200 किलोमीटर, दिल्ली और आगरा के बीच। ठीक, मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा की एक कार द्वारा जा रही है, यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति इतना रखते हैं, बाकी दूरी के लिए इतना रखते हैं, तो आपको आगरा पहुंचने में औसत गति कितना होगा। देखिए, कभी भी औसत गति जो होता है ना, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। ठीक ना, टोटल था 200, इसमें से 120 के लिए वो किया है, 120 किलोमीटर चला है। और एक और चीज़ देख लीजिए, डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हमें क्या, ये डिस्टेंस दिया हुआ 120, पहले 120, और उसके लिए स्पीड कितना है, 90 दे रखा है। 90 तो डिवाइड कर देंगे, 90 तो यहाँ पे टाइम इतना इतना 120 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकल जाएगा आपको। तो 4/3 लगेगा घंटा, है ना। 4 3 3 दूसरे फिर बचा कितना, 80 किलोमीटर बचा।
टोटल 200 किलोमीटर तक 80 किलोमीटर बचा। उसके लिए इसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल घंटा कितना लग गया, 2। इसके लिए 2 घंटा लगा। 80 किलोमीटर में 2 घंटा लिया और 120 को किलोमीटर के लिए कम देर लगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा था, ठीक ना। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4/3 + 2, 4/3 + 2, ये टोटल टाइम हो गया आपका 3 दूनी 6, 4 10/3। तो हमें क्या निकालना, एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर, और टोटल टाइम हमने ये निकाल लिया 100/3। तो ये आ जाएगा आपका 100 से 100 कर दिया 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये आपको डिस्टेंस ही पूछ रहा था, ये आपको टाइम ही पूछ रहा था, तो यहीं पे आंसर आ जाएगा 10/3 घंटा आएगा। इसको मिनट में अगर कन्वर्ट कीजिए, इसको ऐसे कीजिए 3 + 1/3 है ना, मतलब 3 घंटा और 1/3 घंटा। तो इसको 1/3 घंटा को मिनट में कर सकते हैं, 3 + 1/3 आवर हो गया ये, और 1/3 × 60 कीजिए तो ये हो जाएगा 20 मिनट, मतलब ये 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट लगा उसको। तो इसका आंसर फिर से ए हो गया। चौथा क्वेश्चन है, इसको ऊपर से देख लेते हैं इंग्लिश में। 10% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। देखिए कोई भी लॉस जैसे हम निकालते हैं परसेंटेज में क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए सी है, कॉस्ट प्राइस सी है और सेलिंग प्राइस जैसे, तो लॉस आप निकालना है तो नॉर्मल लॉस निकालना है, परसेंट नहीं लॉस। तो लॉस क्या होता है, उसमें कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा है, मतलब खरीदते महंगा और बेचते कम में, तो सी माइनस है। अब यही परसेंटेज निकालना, तो क्या करेंगे, सी माइनस एस बाई कॉस्ट प्राइस करते हैं हमेशा। नॉर्मली कॉस्ट जो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकलता है, नीचे में कॉस्ट प्राइस होता है, इंटू 100 करते हैं तो परसेंटेज आ जाता है। नीचे में हमेशा सी होता है, पर यहाँ पे ये बोल दिया स्पेशल केस है, ऐसे ही कुछ भी। यहाँ पे जो निकालना है ना, सी माइनस एस बटा जो कर रहा है ये सेलिंग प्राइस, जो पहला लाइन बोला ना सेलिंग प्राइस बोला है, मतलब इस एस निकला है नीचे, इंटू 100, ये है आपका 10% दिया हुआ है। ये दिया हुआ है सी माइनस एस बटा एस इक्वल टू 10/100, मतलब 1/10। तो यहाँ से वैल्यू आ गया सी बाई एस -1 इक्वल टू 1/10। तो सी बाई एस कितना हो गया, 11/10, ठीक। सी बाई एस हो गया 11/10। अब बोल रहा है कॉस्ट प्राइस पर निकालना है, तो नॉर्मली कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, नॉर्मली लॉस का परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। उसका कहने का मतलब होता है सी माइनस एस बाई नीचे कॉस्ट प्राइस सी इंटू 100% निकालने के लिए। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस एस बाई सी इंटू 100। तो एस बाई सी का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, पहले से जो निकाले हैं 1 माइनस 10/11 इंटू 100। तो ये क्या आ गया 100/11 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला ये है ना। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसको चलिए लंबा है तो इसलिए इसको हिंदी में डायरेक्ट देख लेते हैं, इंग्लिश में भी देखने में प्रॉब्लम नहीं है। एक पिज्ज़ा वाला पहले दिन 2/5 पिज्ज़ा, दूसरे दिन 3/4 पिज्ज़ा और तीसरे दिन 9 पिज्ज़ा का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्ज़ा थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्ज़ा वितरित किया। देखिए A pizza boy delivered 2/5 of his pizza on a day 1, 3/4 of his pizza on day 2, and 9/16 of his pizza on day 3. On what day did he deliver? On which day did he deliver the most pizza? अगर वो हर एक दिन बिगनिंग में जो बचता है वो बराबर बचता है। देखिए डे 1 मतलब मान लीजिए सब दिन n नंबर ऑफ पिज्जा है, तो डे 1 में कितना बेचा हुआ 2/5 ऑफ n, ये क्या हो जाता है 0.4 n हो जाएगा। डे 2 में कितना हो जाएगा 3/4 बेचा है, तो ये हो जाएगा 0.75 n, और डे 3 में हो जाएगा 9/16 ऑफ n। मान लीजिए n उस दिन पिज्जा था
तो 9/16 होता है 16×25 = 80, 16×96 है ना। तो 0.8 के आसपास आ जाएगा। सोलह पचे 80, 0.5 के आसपास कुछ आएगा। तो देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, डे 2। ये बड़ा है सबसे, मतलब कि डे 2 को सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा बेचा है। यही सिंपल सा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग ए रूम जिसका लंबाई 18 मीटर है, कारपेट जिसका लेंथ है 75 सेंटीमीटर, वाइड लॉन्ग और पर मीटर इतना इतना है। तो ब्रेथ ऑफ रूम आपको ये करना है। तो देखिए रूम का लंबाई आपको दिया 18 मीटर। देखिए इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है आपको कारपेट और रूम। तो रूम में कारपेट बिछाने का मतलब क्या है, ये रूम है जिसका लंबाई 18 है, मान लीजिए भी, तो ये है हर जगह कारपेट बिछना चाहिए, ठीक। और कारपेट का आपको हर जगह बिछना चाहिए, मतलब कारपेट का एरिया और रूम का एरिया बराबर होगा, तभी तो पूरा बिछेगा। तो कारपेट का क्या दे रखा है आपको, 75 सेंटीमीटर ब्रेथ दे रखा है, 75 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, ठीक, मतलब 3/4। और इसका लेंथ निकालने के लिए, लेंथ ऑफ कारपेट निकालने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, उसका जो दे रखा है टोटल कॉस्ट कितना दिया, 810, और हर एक मीटर का कॉस्ट कितना है, 450 रुपया या 4.5 रुपये। तो ये जो आएगा ना वो लेंथ दे देगा आपको, टोटल लेंथ दे देगा, मतलब टोटल है एक लेंथ, मतलब 1 मीटर का लेंथ 1 मीटर का कॉस्ट इतना है और टोटल कॉस्ट इतना है, तो टोटल मीटर आपको पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा 180, ठीक। तो LC इंटू WC क्या देगा, कारपेट का टोटल एरिया दे देगा। कारपेट का देखिएगा ब्रेथ देखिए कुछ नहीं के बराबर, 180 के सामने कुछ है, सच में यही होता है, एकदम ना के बराबर इसका ब्रेथ है। तो इसीलिए एक तरह से लेंथ ही मान सकते हैं इसमें, है ना, लेंथ ही एक तरह से होता है, लेंथ ही कर करके बिछा के पूरा रूम कवर कर देगा। तो कारपेट का एरिया क्या हो जाएगा, LC इंटू WC, जो कि रूम के एरिया के बराबर है। रूम का एरिया क्या है 18, उसका लेंथ दिया रहा था, और B मान लीजिए वेथ B है, और कारपेट का एरिया क्या है 180 इंटू 3/4। तो यहाँ से B आ जाएगा आपका 7.5 मीटर। तो इसका आंसर B हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है 2 पर्सन A और B है जो कि 15 दिन में कंप्लीट कर देते हैं काम को। अगर वो एक साथ करते हैं, A करता है 20 दिन में कंप्लीट उस काम को, तो B उसको कितना लेगा। मान लीजिए B लेता है X, तो हम एक A काम करता है 20 दिन में एक काम को, तो एक दिन में कितना करेगा 1/20, और B मान लीजिए B टाइम लेता है, B टाइम, तो एक दिन में कितना करेगा वो 1/20 टोटल टाइम करेगा। और यही दे रखा है इसमें, शुरू में एक कंडीशन दे रखा था, ये A का एक दिन का काम है, ये B का एक दिन का काम है, और आपको दे रखा है दोनों मिलके 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो मतलब 15 दिन में A कितना काम करेगा, 15 इंटू 1/20 प्लस 15 इंटू 1/20, ये B काम कर लेगा 15 दिन में। टोटल मिला के क्या हो जाएगा, एक काम हो जाएगा, है ना। तो यही सॉल्व कीजिए इसको। 15/20 हो गया 3/4 प्लस 15/20 इक्वल टू 1। तो 15/20 आ जाएगा 1 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/4। तो B कितना आ जाएगा, B की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 4 मतलब 60 हो जाएगा। तो B टोटल अकेला कितना दिन में काम कर सकता है, 60 दिन में काम पूरा कर देगा। 8वां क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन है 11। अगर 1 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर में और 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है डिनोमिनेटर में, इट बिकम 2/3। तो देख लीजिए न्यूमरेटर मतलब मान लीजिए A/B है कोई फ्रैक्शन, ठीक। तो दे रखा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन दे रखा है 11, A प्लस B दे रखा है 11 आपको, और 1 को ऐड किया जाता है न्यूमरेटर में, मतलब A प्लस 1,
और 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है डिनोमिनेटर में b-2, तो ये आ जाएगा 2/3। तो 3a प्लस 3 इक्वल टू 2b-6। तो एक इक्वेशन ये है और ये आ गया दूसरा इक्वेशन, मतलब इसको सॉल्व करते हैं और 3a-2b इक्वल टू -9, a प्लस b इक्वल टू 11, 3a-2b इक्वल टू -9। तो इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन को निकालना है। तो अब देख सकते हैं, अगर इतना सॉल्व नहीं करना, इसी को देख लीजिए, a प्लस बी के 11 है, ठीक। तो ऐसे कोई ऑप्शन इसमें बैठ नहीं रहा है ना, तो इसको मत लीजिए। दूसरा इस इक्वेशन को देखिए, ये आया जो इसमें पहला ऑप्शन कीजिए 5/6 कीजिए, तो क्या आ जाएगा 15 - 12 -9 आ रहे, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर 6/5 फ्रैक्शन लीजिए, तो 18 - 5 दूनी 10, तो ये 8 आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब सी ऑप्शन है 3/8, 3 3 9 -18, तो ये आ गया -9, मतलब ये सही है। ये पहले भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा भी ऑप्शन। तो ऐसे ही मतलब इसको सॉल्व की करना डिफिकल्ट है, इससे अच्छा कि ऑप्शन पुट कर लीजिए यहाँ पे, है ना, और सॉल्व भी कीजिए ऐसे सब्जेक्ट की तरीके से। प्रैक्टिस के वक्त तो सॉल्व करके जाइए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन डायरेक्ट इस तरह से थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होने से प्रॉब्लम हो जाता है। तो 8वां का आंसर सी हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। तो इसका एक फार्मूला होता है, एल दे रखा है 2 कैंडिला, तो फ्लक्स का फार्मूला होता है 4 पाई इंटू एल। एल क्या है, यही कितना कैंडेला निकल रहा, तो 4 पाई इंटू 2, तो 8 पाई लूमेन इसका आंसर हो जाएगा। फ्लक्स का यूनिट लूमेन होता है ना। 10वां क्वेश्चन, द स्प्रे बोतल यूज्ड एज ए विंडो और हाउस होल्ड क्लीनर और परफ्यूम स्प्रेयर, बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है ये। 11वां क्वेश्चन, ट्रेड नेम ऑफ बेसिक लीड कार्बोनेट। लीड कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbCO3। इसको लीड कार्बोनेट बताए तो व्हाइट लीड हो जाएगा, इसको व्हाइट लीड के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, जैसे बेकिंग सोडा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ऐसी और भी चीज़ें याद करके जाइए। 12वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो देखिए, कोई भी पीरियोडिक टेबल में ना, जब आप लेफ्ट से राइट तक जाइएगा ना, तो जो रेडियस है ना घटता है, ठीक, रेडियस घटेगा। और ऊपर से नीचे जाइएगा ना, तो रेडियस बढ़ेगा। कि लेफ्ट से राइट जाने में घट रहा है, ऊपर से नीचे जाने में बढ़ रहा है, तो इसलिए लिथियम का सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें। 13वां क्वेश्चन है, द फिनोमेनन ऑफ फोटो पीरियोडिज्म इन प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय। तो फोटो पीरियोडिज्म होता क्या है। जैसे सीजन के चेंज होने से, सीजन के जो चेंज होता है, तो उसके हिसाब से प्लांट भी अपने आप को एडेप्ट करता है ना, कि दिन कम हो गया तो उसके हिसाब से खाना बनाना, कि उसको तो भूख तो उतना ही लगेगा हर एक इंसान को, जैसे, है ना। पर प्लांट तो ऐसा इंसान की तरह नहीं है कि उसको दिन में भी खाना, रात में भी खाना मिलेगा, उसको दिन में ही खाना बनाना। तो उसके हिसाब से ये जो चेंज करता है प्लांट अपने आप को दिन के हिसाब से, भले ही छोटा दिन है मगर उसमें उतना खाना बनाना था ताकि वो सर्वाइव आराम से कर सके। तो यही चीज को वो तो बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म, और ये दिया था गार्डनर एंड अलार्ड ने। 14वां क्वेश्चन है, साइलेंट वैली ऑफ केरला, ये है, इसका आंसर ये होगा, प्रिजर्व्ड है, क्योंकि बहुत ही रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल रहते हैं इसमें। तो जहाँ पे इसको बोला जाता है एंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है, तो इसलिए साइलेंट वैली जो कि केरला में है वो प्रिजर्व है। 15वां क्वेश्चन, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन मैमल में डायफ्राम क्या करता है। देखिए, डायफ्राम आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन जब होगा ना, इंस्पिरेशन मतलब हवा जब ले रहा है तो कंट्रैक्ट करेगा और फ्लैट होता है और नीचे की तरफ जाता है, और वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, तभी तो हवा अंदर में आएगा। तो एक तरह से लोअर भी होता है, उसमें फ्लैट भी होगा, ठीक। इसका आंसर डी हो जाएगा।
और आग भी हो जाता है। 16वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। इसको लिम्फोसाइट या WBC इसी को बोला जाता है, जो हमारा इम्यूनिटी से रिलेटेड है। 17वां क्वेश्चन है, बुक इन टाइटल ज्ञान दीपक कौन किसके दरिया साहब के द्वारा लिखा गया था, ज्ञान दीपक। 18वां क्वेश्चन है, उत्साह पोर्टल जो है ना, किसके द्वारा लाया था, यूजीसी ग्रांट इसके द्वारा लाया गया है। उत्साह पोर्टल एजुकेशन से रिलेटेड ही है। 19वां क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन जो था ना, लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2023 को। 20वां क्वेश्चन, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का मिशन। तो देखिए पहले इसके पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे इसमें पूछा है क्या, अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च में, ऐसे बहुत पॉपुलर हुआ था अभी चंद्रयान 3। तो ये किस दिन लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई को, याद रखिए। और लैंडिंग मून पे कब किया था, रात के शाम के लगभग 6 बजे के आसपास किया था, अगस्त 23 तारीख को, अगस्त 23 को लॉन्च किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। 20वां क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का मिशन। तो इसका आंसर ये है क्योंकि आसाम के जोरहाट में ऑयल इंडिया कंपनी ऑयल के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप किया गया है। 21वां क्वेश्चन है, कौन से साल में यूएनए को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया। तो ये 2023 के को किया गया है, मोटे अनाजों का साल, और ये इंडिया के अथक प्रयासों के बाद किया गया है। और इस साल का थीम क्या है, हेल्दी मिलेट हेल्दी पीपुल। 22वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वन 2022 का नोबेल पीस प्राइज। तो ये है बिलियर्ड्सकी, एलिस बिलियर्ड्सकी। ये आपके यहाँ से आते हैं, बेलारूस से आते हैं, समाज सेवी है, अभी जेल में भी है। 23वां क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास अपॉइंटेड बाय बिहार गवर्नमेंट ऑन 2 जनवरी 2022। तो वो संजय कुमार है, बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन के चेयरमैन। 24वां क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी। तो ये है गंगा मैया तो है प्यारी चावर है, वो पहला आपका भोजपुरी की पहली फिल्म है, गंगा मैया तो है प्यारी चावर है वो। 25वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम की दिशा में अवस्थित कीजिए। ऐसे इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 3 4 1 है, इसका देख लीजिएगा, ये सब अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ एक क्वेश्चन से याद नहीं होगा, इसको अच्छे से मैप पे देख के कुछ कुछ पॉपुलर है उसको याद रखिए दिमाग में। 26वां क्वेश्चन है, थेवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो उसके अनुसार ये है उपोष्ण मानसूनी जलवायु, जो कि ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है कि हमारे यहाँ, जिसको ट्रॉपिकल वेट या ड्राई क्लाइमेट भी बोलते हैं। और कैटेगरी जो है ना इस थेवार्था, याद रखिए, ये भी पूछ देता है कभी, AW बोलेगा कैटेगरी कौन सा है, ये सब ना लिख के बोल देगा AW, CAW ऐसे लिख के देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा AW थेवार्था के अनुसार जलवायु कैटेगरी है भारत में। 27वां क्वेश्चन है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समान तिथि क्या है। तो ये है 15 अक्टूबर है ना। जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, वो केरला में 1 जून तक आ जाता है और पूरे इंडिया में लगभग 8 जुलाई तक कवर हो जाता है ना। और वापसी वो 17 सितंबर से करता है और 15 अक्टूबर तक ये लगभग खत्म हो जाता है, पूरा वापस हो जाता है। कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मैक्सिमम अर्बनाइजेशन मतलब सबसे ज्यादा नगरीकरण कहाँ पे है। तो गोवा में है, बहुत छोटा जगह है, पोर्टुगीज के द्वारा ये कैप्चर किया गया था, तो यही पुर्तगालियों के द्वारा, तो बहुत शहरी इलाका है यहाँ पर। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। तो ये है आपका कर्नाटक प्लेटू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। और जो चिरापुंजी माहेश्वरम है आपका यहाँ पे
मिजोरम में, हम पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होता है। उसके बाद जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है यही कर्नाटक में ही होता है। अगुम्बे नाम है उस जगह का, और वो इसी पठार का रीजन है। मतलब कर्नाटक के पठार में जो मालनाड क्षेत्र है ना, उसमें बहुत बारिश होती है। 30वां क्वेश्चन है, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। तो साउथ पेनिनसुलर अपलैंड जो है ना, वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है ना। कोई भी पेनिनसुलर इंडिया में आया तो आप इसको सीधा आप बोल दीजिए गोंडवाना लैंड, है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो। 31वां क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? ये लगभग 8.5% है 2011 के सेंसस के अनुसार से। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता? तो देखिए, दक्षिण मतलब बिहार जो है उसको बीच में से गंगा बहती है, इधर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से आते हुए बीच को पूरा बिहार को दो लगभग बराबर भागों में बांट देती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल होते हुए, ठीक। तो बोल रहा है कि कौन सा जो है दक्षिण में नहीं है, मतलब दक्षिण में इस साइड में नहीं है। तो पटना मुंगेर कहाँ पे है? ये दक्षिण में ही है। गया अरवल दक्षिण में ही है, गया और अरवल बगल में ही है पटना के। गया अरवल इधर ही आएगा, और पटना वैशाली, वैशाली इधर है। पटना तो इधर मिल जाएगा, वैशाली इधर मिलेगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वैशाली, यही हाजीपुर। 33वां क्वेश्चन है, नव भारत का पैगंबर किसे बोला जाता है? कौन कहलाता है, मतलब प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? तो ये है आपके राजा राम मोहन राय। इनको राजा की उपाधि अकबर II ने दी थी, जो सेकेंड लास्ट रूलर था मुगल एम्पायर का। अकबर वो नहीं जो आप सुनते हो, ये अकबर II है। इसने राजा की उपाधि दी थी राजमोहन राय का। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन में हुई है ना। जब वो गए थे इसी के लिए, पेंशन बढ़वाने के लिए गए थे वहाँ पर लंदन में, तो वहीं पे उनको मृत्यु हो गई। उनका मकबरा कहाँ है? लंदन में, राजा राम मोहन राय का। 34वां क्वेश्चन है, विच रिवॉल्ट इज मेंशन इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो ये 1700 के आसपास की, 1770 से 1800 के बीच की किताब है ये, आनंद मठ। इनमें सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया है कि सन्यासी लोग को जो भिक्षा उच्छा मांगते थे, इन पे बहुत पाबंदियां लगाने लगे थे ब्रिटिशर्स लोग। तो उसी विद्रोह की, जो उन्होंने विद्रोह किया, तो उस विद्रोह के बारे में ही इसमें, इस आनंद मठ में चर्चा है। 35वां क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत? अभिनव भारत का कौन फाउंडर है? तो विनायक दामोदर सावरकर, VD सावरकर। 36वां क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी इसका स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना। शुरुआत में किताब आया था, पेपर था ये, बाद में ये पार्टी बन गई। बिरसा मुंडा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो वो एक्चुअली खुद ही थे, है ना, मतलब खुद ही थे कमांडर इन चीफ, खुद ही हेड थे सब चीज के। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई आंसर है, इसमें आंसर ई है, और ई का भी आंसर कुछ नहीं है, बिरसा मुंडा खुद ही थे। ऐसा कोई किसी किसी चौथे आदमी को नहीं, मतलब 3 तो इस ऑप्शन में हुआ है, कोई चौथा आदमी नहीं है कि किसी को उन्होंने बनाया था। बिरसा मुंडा, धरती आबा इन्हें बोला जाता, भगवान बिरसा मुंडा। 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और 15 नवंबर को ही इनके ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में आदिवासी दिवस मनाया जाता है भारत में। 38वां क्वेश्चन है, हु परफॉर्म बिहार सोशलिस्ट पार्टी? तो बिहार समाजवादी पार्टी किसने बनाया था? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण जरूर आएंगे इसमें, क्योंकि जब सोशलिस्ट मूवमेंट जो 1942 के आस बाद शुरू की गई थी मेनली, जयप्रकाश नारायण, मतलब मेन तो 42 सोचिए, 1930 के आसपास ही समझिए, 1930 के आसपास ये बनी थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी ये बनाया था फूलन प्रसाद शर्मा और जयप्रकाश नारायण ने, JP। 39वां क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी किसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1908 में गठन किया गया था, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन। 40वां क्वेश्चन है,
हु एस्टैब्लिश ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913। तो सचिंद्रनाथ सान्याल थे। 1913 में जो अनुशीलन समिति थी उसकी पटना में स्थापना की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन, जो हर एक में जो 11-12 का जो टेस्ट लिया गया था, ये जो परीक्षा हुई थी टीचर भर्ती के लिए क्लास 11-12 के लिए, दूसरे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उसका एक कॉमन है। हर एक में जीएस पार्ट जो 1 से लेकर 40 क्वेश्चन का था, सब में ये कॉमन था। अगर आपको इस सभी सॉल्यूशन में कोई दिक्कत लग रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं इसके और दूसरे वीडियो में। इसकी हिस्ट्री का था तो इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा दूसरे वीडियो में। हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।